हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और मेरे साथ आसिफ इकबाल तन्हा साहब हैं। आप इनको जानते हैं, जामिया के स्टूडेंट हैं और एंटी-सीए प्रोटेस्ट में बहुत आगे आगे थे। फिर पुलिस और हुकूमत ने इनको फंसाया और इनको जेल में डाला और हम एक तवील गुफ्तगू इनके साथ कर रहे हैं। पिछले हिस्से में आपने देखा कि इनसे हमने बात की इनके बचपन के बारे में, जामिया की तहरीक के बारे में, जेएनयू कैसे आए, मुस्लिम लीडरशिप के बारे में इनसे मैंने बात पूछी। अब ये आखिरी हिस्सा है, 15 मिनट और हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और 2-3 सवाल फटाफट हम इनसे ले लेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये है, भाई आप ये बताइए कि पिछले 4 या 5 या 6-7 सालों में एक तरह से रिलीजियस नेशनलिज्म जो है, हिंदू रिलीजियस नेशनलिज्म, इसका उरूज हुआ है। अपोजिशन पार्टी बिल्कुल भी नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है का मतलब बिल्कुल कमज़ोर दिख रही है। तो ये और बिल्कुल ईडीएम जो है, पॉलिटिक्स के जो सारे ईडीएम बिल्कुल बदल रहे हैं। 1 या 2 आदमी की सरकार हो चुकी है, तो इसका मुकाबला कैसे किया जाए? जी देखिए, इनका मुकाबला सिर्फ ऐसे ही हो सकता है कि गलत को गलत और सही को सही कहना सीख जाए। जी जिस तरह से हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जी देश को आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी हों या फिर मौलाना आज़ाद हों या मौलाना मोहम्मद अली जौहर हों, जितने भी अशफाकुल्ला खान हों, राम प्रसाद बिस्मिल, जितने भी लोग हों, जिन लोगों ने जिस तरह से योगदान दिया है, क्योंकि यहाँ पे जब लोग काबिज़ थे और यहाँ पे जो है अंग्रेज़ काबिज़ थे और यहाँ पे जो है आज के सिचुएशन में जो है एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो है वो लोगों पे काबिज़ होने की कोशिश कर रही है। तो जब ये काबिज़ होंगे तो इसका नुकसान लोगों को जो है उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब अंग्रेज़ यहाँ काबिज़ हुए थे तो हमारे जो लोग हैं, जो हिंदुस्तान के जो वासी थे, जो उस वक्त थे, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, उनको ग़ुलाम बनाने का उन्होंने काम किया। इसी तरह जब एक आइडियोलॉजी आप पे हावी हो जाएगा तो वो आपको अपना ग़ुलाम बना लेगा। और वो उसके लिए वही है कि जिस तरह से हमारे बुज़ुर्गों ने लड़ाई लड़ी है, हिम्मत के साथ, ताकत के साथ, कभी उनके सामने जो है झुका नहीं, कभी उनसे डरे नहीं, हक़ को हमेशा हक़ कहा और झूठ को हमेशा झूठ कहा और सच को हमेशा सच कहा। तो वो तमाम चीज़ें हमारे पास आज मौजूद हैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे पास छोड़ कर गए हैं विरासत में, चाहे वो किताब की शक्ल में हो, चाहे वो तारीख़ जो है तारीख़ के शक्ल में हो। वो तमाम चीज़ें हमारे पास आज मौजूद हैं और उनसे हम सबक लेके, उनसे हम सीख के जो है इस आइडियोलॉजी के और इस पूरे जो इनका विचार है इसका जो है हम विरोध करें और इसको काबिज़ होने से जो है रोकने के लिए जो है कोशिशें करें। देखिए, टाडा का मतलब दुरुपयोग पहले हुआ, फिर टाडा को हटाया गया, फिर यूएपीए लाया गया और यूएपीए के बाद फिर उसमें अमेंडमेंट किए गए हैं, उसमें सख्त तरीन दफ़ात को जोड़े गए हैं और कुछ लीगल माहिरीन तो ये कहते हैं कि आपके ऊपर इल्ज़ाम दहशतगर्दी का चस्पा कर दिया जाता है और यूएपीए के केसेस जो साबिका जो ये सरकार है जो उसमें काफ़ी बढ़ गए हैं, 70% से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अभी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़बरदस्त एक बात कही है। उसने सेंटर कोर्ट से पूछा है कि जिस तरह से सेडिशन का केस है, जो बगावत, मुल्क से बगावत करने का, जिसको हम राष्ट्रद्रोह कहते हैं, इस तरह के केसेस का सिर्फ मतलब बेजाय इस्तेमाल हुआ है, गलत इस्तेमाल हुआ है और ये अंग्रेज़ों के दौर का एक कानून है जिसका इस्तेमाल हिंदुस्तान के जो मुजाहिदे आज़ादी जो थे उनके खिलाफ किया गया, स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ किया गया। तो इसका कोई जवाब नहीं है, अब इसको रहने का कोई हक़ नहीं है। लेकिन मज़ेदार बात ये है, देखिए अफसोस की बात, की जो सरकार के वकील है वो कह रहे हैं कि नहीं, इट कैन बी रिटेन्ड विद सम गाइडलाइंस, मतलब कुछ आपको गाइडलाइन के साथ इसको रखा जा सकता है, यानी सरकार की नीयत नहीं इसको ख़त्म करने के लिए। ये जो हो रहा है कि इंसान की जो सिविल राइट्स है, जो शहरी हुकूक है, उनकी आज़ादी है, इसका पामाल किया जा रहा है, इसके लिए कैसे मुकाबला करें? जी देखें, सेडिशन हर जो भी धारा है या जो भी लॉ है उसका मिसयूज़ हो रहा है। सेडिशन का जहाँ तक मामला है, सेडिशन सरकार सिर्फ इसलिए उसको इस्तेमाल करती है कि अगर आप बगावत, यानी कि मुल्क से बगावत नहीं, सरकार से बगावत कीजिए तो आप पे सेडिशन लग जाएगा। मुल्क से बगावत तो कोई करता ही नहीं। मुल्क से, देखिए हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुल्क से बगावत करना यानी देश, यानी कंट्री से बगावत करना एक अलग बात है और किसी पार्टी की आइडियोलॉजी, किसी सरकार की नीतियों का विरोध करना ये अलग बात है। लेकिन आसिफ भाई ये कह रहे हैं कि मुल्क से तो कोई बगावत नहीं करता, अगर सरकार की नीतियों का किसी ने विरोध कर दिया तो उनसे, अगर सरकार से विरोध कर रहा है, सरकार से बगावत कर रहा है
जी तो उन पे सेडिशन लगा दिया जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। जी 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 ठीक है, ये मतलब मेरा कहना नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि लोग जो है वो देश के साथ कोई बगावत नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि यूएपीए लॉ का जो है बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। यूएपीए लॉ को आपको अगर समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आतंकवादी विरोधी कानून है ये, ठीक है ना। दहशतगर्द को से रोकने के लिए जो है वो ये कानून को लाया गया है, लेकिन उन्हीं लोगों को दहशतगर्द बना दिया जाता है जो इस देश को बचाने के लिए, जो इस देश के संविधान को बचाने के लिए, जो इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, उनको ये आतंकवादी बोल के जो है वो जेल में यूएपीए लगा के डाल देते हैं, जिनका कहीं से कहीं तक कोई लिंक नहीं होता है, आतंकवाद से कहीं तक कोई कनेक्शन नहीं होता है, कहीं कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा आतंकवाद के बारे में, और उन पर ये चीज़ें थोप दी जाती हैं। नंबर स्टेन स्वामी, फादर स्टेन स्वामी, मैं आ रहा हूँ, उसी में आ रहा हूँ। अब आप अगर देखें तो भीमे कोरेगांव है, जी भीमे कोरेगांव में उन्होंने ऐसे लोगों को, सुधा भारद्वाज हो, अभी हमारे दरमियान से फादर स्टैन स्वामी चले गए, उन्होंने अपना बहुत सारा वक्त झारखंड में दिया। मेरी मुलाकात होते गौतम नौलखा, तो इन तमाम लोग जो है, मैं फादर स्टैन से मैंने पर्सनली मिला हूँ, मैंने उनसे बातें की हैं, मैंने उनसे मतलब बहुत कुछ सीखा है। लोग कह रहे हैं कि ईसाइयत फैला रहे थे। ठीक है, तो अब आंदोलन के लिए वो एक मजबूत नींव थे। जब भी इतिहास में आंदोलनकारी जो लोग होंगे उसमें अगर स्टैन स्वामी को जो है वो हम बगैर याद किए आंदोलन पूरा नहीं हो सकता। अच्छा ये बताइए, स्टैन स्वामी जैसे एक बुजुर्ग आदमी के ऊपर इस सरकार इतने वेंडेटे के साथ क्यों किया? वो इल्जाम लगाया कि ईसाइयत को फैला रहे, कर रहे हैं। नहीं, डर पैदा करना चाहते हैं, खौफ पैदा करना चाहते हैं, और इसमें कोई नहीं है। यूएपीए इसलिए हमारे ऊपर क्यों यूपीए? हम लोगों का क्या कनेक्शन आतंकवाद से? हम लोग तो भाई, हम लोगों का क्या कनेक्शन दंगे से? उन्होंने दिल्ली दंगे का वायलेंस का कॉन्स्पिरेसी हमारे ऊपर लगा के यूएपीए लगा दिया। हिंदुस्तान में पार्टीशन के बाद से दंगे हो रहे हैं, हिंदुस्तान में पार्टीशन के बाद से दंगे हो रहे हैं, आप देख लीजिए। तो आप जो हैं वो उन पे यूएपीए नहीं लगाएं, और आप दिल्ली में जो दंगे हुए उस पर यूएपीए लगा दिए। इसलिए लगा दिए क्योंकि ये दिल्ली वाले जो लोग थे, जो जामिया जेएनयू के जो स्टूडेंट हैं और जो यहाँ के सिविल सोसाइटी या जो एक्टिविस्ट लोग हैं, वो सेंटर में हैं, और ये सबसे पहले खड़े होकर आवाज़ उठाने का काम करते हैं, सरकार का विरोध करने का काम करते हैं। तो लिहाजा आप इनको उठाओ और बंद कर दो। तो ये उन्होंने एक काम डराने के लिए किया, और ये मैसेज देना चाह रहे थे लोगों को कि देखो ये लोग सीए एनआरसी के मूवमेंट में बहुत एक्टिव थे, बहुत आगे थे, इनको उठा के हम डाल दिए। अगर आप दोबारा तुम लोग हमारी नीतियों का अगर विरोध करोगे तो तुम्हें भी। तो लोग इतना मतलब डरने की बात नहीं है जी, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। मैं मुस्लिम नौजवानों से भी ये बात कहना चाहता हूँ, और पूरे हिंदुस्तान के उन तमाम इंसाफ पसंद लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। जेल 2-4 साल आपको रहना पड़ सकता है। लोग आजकल जेल से डर रहे हैं, जेल जाने से डर रहे हैं। मुझे जहाँ तक महसूस हो रहा है वो ये हुआ कि लोग जेल जाने से डर लगता है जी, सबको डर, जेल जाने से लोग डर रहे हैं। तो जेल जाना ठीक है, जेल जाया जा सकता है, हमारे बुजुर्ग भी गए हैं, फ्रीडम फाइटर्स भी गए हैं, सारे लोग गए हैं। तो आप जेल जाने से नहीं डरें, और अपने आप को खुशनसीब समझें कि आपको किसी काम को लेकर, आपको किसी कॉज को लेकर, किसी इशू को लेकर हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए आपको जेल जाने का मौका मिले, तो आप डरिए मत जेल जाने से, नंबर 1। और फिर आप जो सरकार जो एक्टिविटीज़ कर रही है, जिस तरह से आपके हुकूक को दबाने का, आपको डराने का काम कर रही है, तो आप उनसे भी जो है डरने का काम ना करें। आप डटे रहें, आप हिम्मत बनाएं, अपने आप को मजबूत करें और लड़ने की कोशिश करें। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जेल में आपने 1 साल गुजारा, और डॉक्टर कफील भी जेल में थे, वो भी उनका भी खत सामने आया था पिछले लॉकडाउन के दौरान। उन्होंने कहा था कि बहुत ही परेशानी है। तो जेल तो परेशानी का नाम ही है। आपका भी एक इंटरव्यू कहीं पे मैंने सुना था, आपने भी उसमें कहा कि टाइल्स कुछ इतने, एक टाइल्स इतने, उसकी इतनी मतलब लंबाई चौड़ाई होती है, तो 3 टाइल्स के बराबर में आपको जगह मिलती थी। कोई कोरोना का गाइडलाइंस वहाँ पे नहीं फॉलो किया जाता है। तो जेल में इतने सारे लोगों को ठूस दिया जाता है, वहाँ कोई गाइडलाइंस नहीं है। यूरोप में भी और अमेरिका में भी ये देखा गया है कि वहाँ पे जो नॉन वाइट हैं उनमें, उनकी जेल में उनकी तादाद ज़्यादा होती है। जैसे अमेरिका में आप देखेंगे तो ब्लैक लोग जो हैं, जो नॉन वाइट है, उनको जेल में ज़्यादा डाला जाता है। और इंडिया में भी सरकारी आंकड़े हैं, क्राइम रिपोर्ट की कुछ आता है, सर्वे आता है, वहाँ पर भी कहा गया है कि सबसे ज़्यादा लोग मुसलमान, दलित और आदिवासी, यही लोग ज़्यादा हैं। हालांकि जब उनको आप नौकरियों में जाएंगे, देखेंगे, हायर एजुकेशंस में देखेंगे तो वहाँ नहीं होंगे, लेकिन जेल में उनको ठूस के रखा जाएगा। तो जेल जहन्नम का दूसरा नाम है? ये तो आपके क्या मतलब एक्सपीरियंस हैं, और इसमें कुछ इस्लाह करने के लिए कुछ क्या किया जा सकता है, ज़रा ये बताइए। मुझे लगता है बहुत ही अहम सवाल है जी। जेल को जहन्नम तो नहीं कहेंगे, इंसान रहते हैं, मेरा मानना नहीं है, लेकिन ये है कि उसको हम ये समझते हैं कि ये मतलब अजियत जी बहुत दर्दनाक और बहुत खौफनाक जगह है। सोशल डस्टबिन आप उसको कह लें, सोशल डस्टबिन, चलिए, सोसाइटी का जो है वो सोशल डस्टबिन है। चलिए, और डस्टबिन में गिरा हुआ हर चीज़ जो है वो
फेंकने के लायक नहीं होता, उसको दोबारा से रिसाइकिल करके रिफॉर्म करके जो है उसको यूज़ किया जा सकता है, उसको समाज में लाया जा सकता है। मेरा ये मानना है कि जेल एक ऐसी जगह है जिसमें ज़रूरी नहीं है एक पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे लोग, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे क्राइम या गलत काम करके जाते भी हैं जेल में, हैं भी, जिसको मैंने देखा है। तो उनको चेंज करने की, उनको सुधारने का काम जो है वो जेल में होना चाहिए। सपोज दैट उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, उनकी ज़रूरतें वहाँ पूरी होनी चाहिए। एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन, उसको जो है उसके जो जेल मैनुअल जो अधिकार देता है वो अधिकार उनको मिलना चाहिए। जिस तरह सरकार के गाइडलाइन थे कोरोना में, जिस तरह से होना चाहिए था वो सारी चीज़ें नहीं हुई। जिस तरह से मेडिकल के फैसिलिटीज़ उनको देने चाहिए थे वो नहीं दी गई। बहुत सारे स्पेस भी नहीं होता है, स्पेस भी नहीं होता। मेडिकल खाने पीने का मामला, खाने पीने का मामले में है कि तिहाड़ में खाना तो मतलब कि मिल जाता है, ढंग का थोड़ा सा होता है कि आदमी खा लेता है। क्योंकि मैं तिहाड़ में रहा हूँ तो तिहाड़ में आप खाना खा सकते हैं, तिहाड़ का खाना उतना ख़राब नहीं है, लेकिन ये कि खाने में भी जो क्वालिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। जितना प्रोटीन होना चाहिए उतना प्रोटीन नहीं हो पाता है। लीगल एड जो है वो गवर्नमेंट और हमारा पढ़ाई लिखाई का कुछ माहौल होता है नहीं। अभी तो मैं कोविड के दौरान था, वहाँ पे लोग कहते थे कि क्या नाम है यहाँ पे क्लासेस चलते हैं, लेकिन क्योंकि कोविड की वजह से सब कुछ बंद था, ये चीज़ें बंद थी। भाई वही लोग एक साथ बैठ के एक बैरिक में 60 70 80 लोग रह रहे हैं, उनको कोविड पे वहाँ पे गाइडलाइन नहीं फॉलो किया जा रहा, लेकिन जब पढ़ाने की बारी आ रही तो जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि जेल के अंदर में कोविड गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है तमाम दीगर चीज़ों में, लेकिन जब पढ़ाई की बात होगी तो उसको बंद कर दिया जाता है। हाँ, क्योंकि कोविड के नाम पे कि अभी क्या नाम है क्लासेस नहीं होंगे, उसी जेल में रह रहे हैं, वहीं कहीं जाना तो नहीं है। मतलब कि यहाँ तो हमें घर से निकल के स्कूल जाना पड़े तो आपको चीज़ें समझ में आती है। जेल वही है, कैंपस वही है, लोग वही हैं, वहाँ पे आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं जहाँ पे स्टे करते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं बैरिक में। लेकिन जो क्लासेस है आप वहाँ पे कह रहे हैं कि आप क्या नाम है डिस्टेंस बना के रखो, आप जो है। अच्छा, आपकी आइडेंटिटी को लेके कोई डिस्क्रिमिनेट करना, कुछ ज़्यादा टॉर्चर करना, कुछ ये करना, ताने मारना, धमकाना, गाली देना, ये सब की चीज़ें भी होती है? देखिए, इनमेट्स की तरफ से बिल्कुल इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती। इनमेट्स ने बहुत प्यार किया, बहुत प्यार दिया। इनमेट्स का मतलब जो दूसरे जो प्रिजनर्स हैं, दूसरे कैदी, उनका व्यवहार ठीक था? उनका व्यवहार अच्छा था। उनमें से बहुत गिने चुने लोग होते हैं इनमेट्स में, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा जामिया से थे। लोग पेपर में जब आता था कि जामिया छात्र आसिफ इकबाल तन्हा, ठीक है, जब इसको आप हिंद आतंकवादी निरोध कानून के तहत जो इनको गिरफ्तार किया गया, तो लोग ये पूछते थे कि ये आपके नाम के बाद जो है आतंकवादी निरोध, मतलब क्या निरोध से कोई निरोध से कोई लेना देना नहीं था उनको। आतंकवादी, आप आतंकवादी हैं क्या? तो मैं उनको कहता था देखो कहीं जामिया छात्र भी लिख के आ रहा है। मेरे साथ ये प्लस पॉइंट था कि मेरे नाम के आगे हमेशा जो है जामिया छात्र लिख के आता था, तो मैं उनको कन्विंस करता था, मैं उनको बता लेता था कि नहीं इस तरह से नहीं, देखो ये चीज़ें हैं और आप आगे देखो क्या है पीछे का नहीं। तो बहुत सारे लोग कन्विंस, लेकिन फिर भी जो जेल अथॉरिटीज़ हैं, जो जेल में वार्डन होते हैं, जो जेल में हेडक्वार्टर्स होते हैं, उन लोगों के अंदर जो है उनका जो मानसिकता है वो सेंसिटिव नहीं है। मानसिकता बहुत मतलब कि अजीब है। वो आपको आतंकवादी बोल देंगे, आपको दंगाई बोल देंगे, आपको जिहादी बोल देंगे, आपको देशद्रोही बोल देंगे, मतलब कुछ भी बोल देंगे। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों। आसिफ भाई ये कह रहे हैं कि लोगों का व्यवहार बुरा नहीं होता है। अफसरान जो होते हैं, जो कि भारत के संविधान की कसम खाते हैं कि हम किसी को धर्म और मजहब के, अमीरी गरीबी के बुनियाद पर भेदभाव नहीं करेंगे, उनका रवैया जो है वो थोड़ा बहुत ख़राब रहता है। और इनमेट्स बहुत अच्छे हैं, इनमेट्स बहुत सुकून के साथ लोग मिल के रहते हैं, और ये लगता है कि हर लोग वहाँ दुख और दर्द और तकलीफ़ में होता है। तो लोगों को मौका देना चाहिए बाहर निकलने के लिए, लोगों को चांस देना चाहिए। लोग एक छोटी छोटी केसेस में जाते हैं, बहुत मामूली से केसेस में 2-2 3-3 साल तक रहते हैं। वजह यह है कि फादर, उनके जो फैमिली है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती कि उनको जेल से या कोर्ट के प्रोसेस को, जुडिशरी के प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो है वो उनको बाहर निकाल सकें। ये बहुत अफसोस की बात है। लोग बहुत छोटे छोटे केसेस में 3-3 4-4 साल जेल में गुजार देते हैं, उनका कोई बेल और ज़मानत लेने वाला भी नहीं होता है। तो ऐसे में एज़ फॉर लॉ ये कहता है कि कोर्ट उसको जो है वो लीगल फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो इतना सुस्त है और इतना ढीला है कि उसको इतना लंबा वक्त लग जाता है उस प्रोसेस के लिए भी। थैंक यू। बस ये अब आखिरी सवाल, अब कोई सवाल नहीं है। आपको बेल मिल गया, आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो ये आगे का क्या प्लान है? क्या कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? जो आपके ऊपर साल भर से जो बुरा वक्त गुजरा, उस हॉरर से निकलने के लिए आप क्या करते हैं? कुछ इसमें भी बहुत सारे लोग की दिलचस्पी हुई है जानने में। जी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि अभी क्या प्लान है आपका, क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं पूरे केस में, इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में सबसे छोटा हूँ, और आई थिंक छोटा हूँ कि मतलब जितने भी मुलजिम हैं, हाँ, उसमें आपकी उम्र सबसे कम है। हाँ, मेरे जो पूरे केस हैं और उसमें जितने हमारे आसिफ भाई, अगर मैं गलत नहीं तो आपकी उम्र 24 साल है। हाँ, नहीं 25 चल रही है। अच्छा, 25 चल रही है। जब अरेस्ट हुआ था तब 24 था। जी जी जी।
तो मैं सबसे छोटा हूँ और अभी मैंने ग्रेजुएशन ही कंप्लीट किया है, तो आगे जो है मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगा। क्या करना चाह रहे हैं? मास्टर्स करेंगे, एमफिल पीएचडी तक जाएंगे। मतलब पर्शियन में ही? पर्शियन एमए भी है और अभी मैंने 2-3 सब्जेक्ट में और फॉर्म डाला है। IR या इंटरनेशनल रिलेशन है और क्या नाम है, उर्दू मास कॉम है। अच्छा, तो हमने तो क्या बनने का इरादा है कि क्या सोच रहे हैं कि मैं अगर पर्शियन को ही मैं जो है फेवर करूँगा, क्योंकि तो मतलब जर्नलिज्म में जाना है या राइटर बनना है, क्या करना है? मैं पर्शियन को ही मतलब राइटर की ही तरफ जाऊँगा, ट्रांसलेटर की तरफ ही जाऊँगा, क्योंकि मेरे फादर की ये ट्रांसलेशन मतलब फर्स्ट तो ट्रांसलेटिंग ही है। तो फर्स्ट जो है वो मैंने पहले तो पर्शियन से ही मास्टर्स और एमफिल वगैरह ट्राई करेंगे, वो करेंगे। साथ ही साथ एक्टिविज़म का जो प्रोसेस हमारा चल रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त पूरे देश के लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, लोगों का दुआएं हमारे साथ हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने मुझसे उम्मीदें लगाई हैं और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आए हुए हैं और उनको उम्मीद है कि हम शायद उनके लिए कुछ कर सकते हैं, उनके अधिकार और अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ सकते हैं। तो मजबूती से जो है अधिकारों की जो लड़ाई है, जो एक्टिविज़म का जो काम है पूरा जो है वो जारी रहेगा और लोगों के साथ मिलकर जब भी इस देश को, इस मुल्क को, लोकतंत्र को बचाने का और न्यायपालिका को मजबूत करने की बारी आएगी, तो आसिफ इकबाल तन्हा एज अ स्टूडेंट और स्टूडेंट्स कि जो हमारा टर्म है वो ख़त्म होने के बाद भी हम सबसे पहले साफ में सबसे आगे आपको नजर आएंगे। थैंक यू वेरी मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपको आने वाले समय में आप बिल्कुल कामयाब हों, खुशहाल रहें और आप समाज के लिए, मुल्क और मिल्लत के लिए अच्छा काम करें। तो अभी दोस्तों हम आसिफ इकबाल तन्हा साहब से बात कर रहे हैं। 25 साल इनकी उम्र है, जामिया से इन्होंने पर्शियन में भी पढ़ाई पूरी की है और आप सबको पता है कि जामिया में जो NTCA जो प्रोटेस्ट हुआ, इसमें इनको गिरफ्तार किया गया, इनके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस लगाए गए, लेकिन कोर्ट ने इनको बेल दे दिया है। और कोर्ट ने बहुत अच्छी बात भी कही है कि जितने भी जो मामले पुलिस के थे वो बहुत कमज़ोर हैं। इसके बाद ये फिर से अपनी ज़िंदगी में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि हम ट्रांसलेटर बने और समाज के लिए काम करें। इस डिस्कशन में हमने बहुत सारे हिस्सों में इनसे बात की, इनके बचपन के बारे में बात की, हमने पॉलिटिक्स के बारे में बात की, कैसे जामिया में आए, कैसे एक छोटे से परिवार से आने के बाद इन्होंने इतना लंबा सफ़र तय किया। तो आप अपनी राय भी भेजिए और एक डेमोक्रेटिक, एक जमहूरी मुल्क के लिए, एक लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब लोगों को साथ आने की ज़रूरत है। धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। थैंक यू आसिफ भाई हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी।